गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था डेविस का भौगोलिक अपरदन चक्र। उसके संदर्भ में हमने उसकी दी हुई परिभाषाओं को समझ लिया था। इम्पोर्टेंट परिभाषा उसने दी थी एज टू डेविस। हमने बताया था लैंडफॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज। हमने बताया था आपको, यानी कि स्थलाकृतियाँ संरचना, अवस्था और प्रक्रिया का परिणाम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इन तीनों को, संरचना, अवस्था, प्रक्रिया, इन तीनों को डेविस के त्रिकूट भी कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसने बोली थी, वो बोली थी कि किसी भी भूभाग का उत्थान, किसी भी भूभाग का अपरदन उत्थान के बाद होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। दो इंपॉर्टेंट बात होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसने क्या कही थी कि कोई भूभाग उत्थित होकर अपरदनकारी शक्तियों द्वारा अपरदन करके उसका समतल मैदान में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। उस समतल मैदान को इसने पेनीप्लेन नाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट बातें थी इसकी। साथ ही साथ इसने अवस्थाएं बतलाई थी, 3 अवस्थाएं बतलाई है, वो भी आप याद रख लेगा। प्रक्रिया इसने क्या बताई थी वो मैंने बता दिया था, सन्निकर्षण, अपघर्षण, उत्पाटन वगैरह। और इसके अलावा संरचना इसने बताई थी आग्नेय, औषधि, कायांतरित। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है बात प्रक्रिया, प्रोसेस। तो देखिए, प्रोसेस में इसने क्या बात कही है। डेविस ने, लिख लीजिए आप इसको, डेविस ने अपने भौगोलिक अपरदन चक्र में, भौगोलिक अपरदन चक्र में संरचना के बाद प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण माना है। उसके अनुसार नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, पवन और सागरीय लहरें या तरंगे अपने अपने क्षेत्र में अपरदन कार्य करती है। इसके बाद लिखिएगा, नदी मैदानों में अपघर्षण, सन्निघर्षण द्वारा हिमनदी सन्निघर्षण नहीं, हिमनदी उत्पाटन द्वारा हिमानी क्षेत्रों में भूमिगत जल घोलीकरण द्वारा, ये प्रक्रियाएं, ये वाली प्रक्रियाएं हैं। देखिए, घोलीकरण है, सन्निकर्षण, अपघर्षण, उत्पाटन, ये प्रक्रियाएं हैं। हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं।
भूमिगत जल घोलीकरण द्वारा चूना, अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट प्रदेश, प्रदेशों में, और क्या रहेगा, पवन, पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अपवाहन द्वारा, अपवाहन द्वारा एवं सागरीय लहरें तटीय क्षेत्रों में अपरदन कार्य करती है। चलिए इसको उतार लीजिए, ये प्रक्रिया है, इन्होंने क्या क्या प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया को समझाया है इन्होंने। इसके बाद अवस्था लिखेंगे हम, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ये अपरदनकारी शक्तियां धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जैसे गॉर्ज, कैनियन, लेपीज, स्टेलेक्टाइट, सर्क और गारा, बरखान, डोलाइन आदि का निर्माण करती है। ये अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती है, और अपने अपने क्षेत्रों में कैसे कार्य करती है, अपने अपने क्षेत्रों में देखिए, नदी मैदानों में अपघर्षण सन्निकर्षण द्वारा, हिमनदी उत्पाटन द्वारा, भूमिगत जल घोलीकरण द्वारा, पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपवाहन द्वारा, सागरीय लहरें समुद्री तटों के किनारे अपरदन का कार्य करती है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा ये अपरदन कार्य करती रहती है। अपरदन कार्य के फलस्वरूप कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें वो स्थलाकृतियों जैसे गार्ज, कैनियन, स्टेलेक्टाइट, सर्क, गारा। गार्ज और कैनियन नदी बनाती है, लेपीज ये कास्ट या चूना प्रदेशों में बनता है, स्टेलेक्टाइट भी चूना प्रदेशों में बनता है, सर्क हिमनदी बनाती है, गारा, बरखान ये सब पवन बनाती है। तो इस तरीके से ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम अवस्थाओं को लिखेंगे। अवस्थाओं को लिखेंगे हम। अवस्थाओं को लिखने से पहले हम इसके ग्राफीय प्रदर्शन को देख लेते हैं। लिखिए, डेविस द्वारा भौगोलिक अपरदन चक्र का ग्राफीय प्रदर्शन। लिख लीजिए इसको आप फटाफट से। डेविस द्वारा अपने भौगोलिक अपरदन चक्र का ग्राफीय प्रदर्शन। टॉपिक डालिए आप नया। अपने सिद्धांत को, अपने इस थ्योरी को समझाने के लिए इसने ग्राफ का उपयोग किया है। डेविस के भौगोलिक अपरदन चक्र का, ये भौगोलिक नाम याद रखना, अपरदन चक्र का ग्राफीय प्रदर्शन। देखिए, इसने अपने इस ग्राफ को समझाने के लिए 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट माना है। अवस्था इसके बाद आने वाली है, अवस्था को अभी समझेंगे हम। उससे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना दिया है।
सीधी लाइन खींचना, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। यहाँ इसने ऊंचाई बताई है और इसको इसने क्या माना है, समय। चलिए अब इसने क्या बताया है, दो चीज इंपॉर्टेंट मान ली इसने, ऊंचाई और समय को इंपॉर्टेंट मान लिया। अब देखो इसने क्या बताया है कि कोई भी भूभाग पहले उत्थित होता है, यानी कि पहले ऊंचा उठता है, उत्थित होने के बाद, उठने के बाद ही उसमें अपर्दन कार्य शुरू होता है। यानी कि कोई भूभाग पहले ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद अपर्दनकारी शक्तियाँ उस पर लागू होती है और वो उसको काटने छांटने का कार्य करती रहती है। काटते छांटते छांटते एक समय उसको समतल मैदान में परिवर्तित कर देती है। तो देखिए इसने इसकी 3 अवस्थाएं बतला दी है। सबसे पहले कोई भूभाग का उत्थान होता है, ये लो साहब उत्थान कर दिया हमने गुरुजी। उत्थान के बाद क्या होता है गुरुजी, उत्थान के बाद देखिए क्या होता है, उत्थान के बाद वही भूभाग का अपर्दनकारी शक्तियाँ इस पर काम करने लग जाती है। अपर्दनकारी शक्तियाँ काम करते 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 इस भूभाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देती है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक उत्थान होने तक की अवस्था को इसने क्या बोला है, प्रथम अवस्था। दूसरी अवस्था में इसने क्या बताया है कि स्थलाकृतियाँ नीचे हो जाती है। और तीसरी अवस्था में इसने क्या बतलाया है, तीसरी अवस्था में वृद्धावस्था बतलाया है इसने। इसमें किसी भूभाग का जो है अपर्दन होकर के वो समतल मैदान में परिवर्तित होने लग जाती है। इसको इसने शिखरीय उत्तलता नाम दिया है, यानी कि अधिकतम ऊंचाई, और इसको शिखरीय निम्नता ऊंचाई नाम दिया है इसने, यानी कि ये अधिकतम ऊंचाई है और ये निम्नतम ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ इसने कुछ किताबों में तो पहाड़ों की स्थिति बना रखी है यहाँ पे, लेकिन अपने खाली चलना था इसको, ये ठीक है। इसने इसको शिखरीय उच्चता के नाम से समझाया है और इसको शिखरीय निम्नता कहा है। ठीक है, शिखरीय उच्चता और शिखरीय निम्नता क्या है, देखिए किसी भी भूभाग का ऊपर वाला शीर्ष, यानी कि अधिकतम ऊंचाई बताइए इसने और ये अधिकतम नीचाई बताइए, ठीक है। यहाँ पे समय के साथ बताया, देखिए क्या बताया इसने, ये ऊंचाई और ये समय। इसने बताया कि कोई भी भूभाग प्रथम अवस्था में अपर्दन चक्र की पहली अवस्था में उसका उत्थान होता है, अपर्दनकारी शक्तियां उस पर इतना प्रभाव नहीं डाल पाती जितना कि उत्थान का प्रभाव होता है, यानी कि उत्थान सर्वोपरि रहता है, अपर्दन लगभग शून्य रहता है। ये उसने पहली अवस्था में बताई। तो यहाँ देखिए किसी भी प्रकार का अपर्दन नहीं है, भूभाग का बिल्कुल उत्थान हुआ है और भूभाग बिल्कुल अपनी शिखरीय उच्चता को प्राप्त कर गया है। यहाँ पे दूसरी अवस्था में क्या बताया है, दूसरी अवस्था में इसने बताया कि भूभाग का उत्थान होना बंद, अपर्दन होना शुरू। अपर्दन होना शुरू, तो अपर्दन होते होते भूभाग जो इतना ऊंचा था वो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वो भूभाग क्या हो जाएगा, निम्नता प्राप्त करता जाएगा, वो भूभाग नीचे होता जाएगा। इतनी ऊंचाई थी इसकी, ये ऊंचाई ये देखिए यहाँ तक इसकी ऊंचाई थी, अब ये ऊंचाई क्या होगी, कम। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतनी ऊंचाई रहेगी लगभग। अगर हम इसको आंकड़ों के माध्यम, हालांकि इसने आंकड़े नहीं बताए इसके ग्राफ में इसलिए हमने नहीं लिखे, अगर हम आंकड़े लिखे यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से हम आंकड़े लिखे तो हम देखेंगे ये 40 के आसपास इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। दूसरी अवस्था में हम देखेंगे तो ये 35-40 के बीच में ये रह जाएगा। तो दूसरी अवस्था में ऊंचाई कम हो जाती है, अपर्दनकारी शक्तियां अपना कार्य शुरू कर देती है। अपर्दनकारी शक्तियों के प्रभाव से किसी भी भूभाग की ऊंचाई कम हो जाती है और उत्थान लगभग बंद हो जाता है। तीसरी अवस्था में क्या बताया इसने, तीसरी अवस्था में बताया कि किसी भी भूभाग का उत्थान होना बिल्कुल बंद हो जाता है और अपर्दनकारी शक्तियां उस भूभाग को पूर्णतः समतल मैदान में बदल देती है। क्या, पूर्णतः उस स्थलाकृति को समतल मैदान में बदल दिया जाता है। पहली अवस्था में उत्थान तेज गति से होगा, अपर्दन नहीं।
दूसरी अवस्था में उत्थान बहुत कम, अपरदन कार्य तीव्र गति से, और तीसरी अवस्था में उत्थान बहुत ही मंद पड़ जाएगा, लगभग शून्य, और अपरदन कार्य बहुत तीव्र गति से होगा, जिस वजह से कोई भी उत्थित भूभाग यहाँ पे समतल मैदान में बदल जाएगा। उस समतल मैदान को क्या कहा है इसने? पेनी प्लेन। क्या कहा है? पेनी प्लेन नाम दिया है, याद रखना है इसको, पेनी प्लेन। और इसने एक बात और बताइए, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ जो कठोर चट्टानें रह जाती है, वो कठोर चट्टानें उनका अपरदन नहीं हो पाता। कुछ चट्टानें ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा नकटी चट्टानें जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा कठोर चट्टानें, वो कठोर चट्टानें यहाँ पर अपर्दित नहीं हो पाती, वो ऐसे ही बीच बीच में ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में खड़ी रहती है। ऐसे समतल मैदान में पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे टीलों को इसने क्या नाम दिया है? मोनोडनोक। क्या नाम दिया है इसने? मोनोडनोक। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है यूजीसी नेट की एग्जाम में, कई बार प्रश्न आता है पेनी प्लेन शब्द किसने दिया? मोनोडनोक। क्या है? समतल मैदान के आखिरी चरण में पाए जाने वाले छोटे मोटे टीलों को क्या कहा जाता है? शिखरीय उच्चता 2 में क्या होता है? इस तरीके से कई सारे प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भौगोलिक अपरदन चक्र है। इस अपरदन चक्र को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से समझा देते हैं, दोबारा से समझ लीजिए। डेविस ने अपने भौगोलिक अपरदन चक्र में 2 चीज़ों को इम्पोर्टेंट माना है, एक तो समय को और ऊंचाई को। इसने बताया जैसे जैसे समय के साथ साथ जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे किसी भूभाग की ऊंचाई में कमी आती जाएगी, उत्थान धीमा पड़ता जाएगा और अपरदनकारी शक्तियाँ तीव्र होती जाएगी। अपने अपरदन चक्र की पहली अवस्था में इसने क्या बताया कि उत्थान तेज गति से होगा, उत्थान तेज गति से होगा, अपरदन कार्य नहीं होगा, अपरदन कार्य बहुत कम होगा। दूसरी अवस्था में इसने क्या बताया, क्योंकि इसने पहले कह दिया कि भूभाग का उत्थान के बाद अपरदन शुरू होता है, पहले ही बोल दिया इसने, तो पहले पूर्ण उत्थान होगा, उसके बाद अपरदन शुरू होगा। दूसरी अवस्था में क्या होगा? दूसरी अवस्था में उत्थान होना बंद और अपरदन कार्य शुरू। तो उत्थान यहाँ पे बंद हो जाएगा, लगभग मंद हो जाएगा उत्थान, और उसके बाद अपरदनकारी शक्तियाँ अपना कार्य शुरू कर देगी। अपरदनकारी शक्तियाँ इसको काटते छांटते हुए इसकी ऊंचाई को कम कर देगी। और तीसरी अवस्था में क्या होगा? तीसरी अवस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में अपरदन होगा, और अपरदन बहुत ज़्यादा होने के कारण ऊंचा उठा हुआ भूभाग समतल मैदान में बदल जाएगा, जिसके फलस्वरूप समतल मैदान को इसने पेनी प्लेन नाम दिया है। और उसी समतल मैदान में कुछ रेत के टीले कुछ कठोर चट्टानों के टीले बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं, उनको इसने मोनोडनोक नाम दिया है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो अब हम इसकी तीनों अवस्थाओं को देख लेते हैं, 3 अवस्थाएं क्या कहती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा चित्र को, और 3 अवस्थाओं को लिखिएगा, 3 अवस्थाएं क्या कहती है। लिखिए अवस्था, टॉपिक डालिए अवस्था। अवस्था के अंतर्गत इसने 3 अवस्थाएं बतलाई है। प्रारंभ में 4 अवस्थाएं बतलाई थी इसने, फिर पहली और दूसरी अवस्था को संयुक्त करके एक ही कर दिया। लिखिए डेविस महोदय ने अपने अपरदन चक्र में संरचना प्रक्रिया के बाद अवस्था को भी महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अपने अपरदन चक्र में तीन अवस्थाओं को माना है। 3 अवस्थाओं, युवावस्था, पहले बाल्यावस्था भी माना था इन्होंने, ठीक है,
बाल्यावस्था को युवावस्था में ऐड कर दिया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके बाद लिखिए बाल्यावस्था में अपर्दनकारी शक्तियां वी आकार की घाटी, युवावस्था में यू आकार की घाटी, वी आकार की और यू आकार की घाटी अभी समझाते हैं आपको क्या होता है। यू आकार की, वी आकार की घाटी और अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना है इसको। युवावस्था प्रौढ़ावस्था नहीं है, बाल्यावस्था और युवावस्था है। बाल्यावस्था और युवावस्था एडिट कर लेना थोड़ा सा। युवावस्था के बाद इसने प्रौढ़ावस्था दोनों को इसमें मिला दिया। तो अपर्दनकारी शक्तियाँ वी आकार की घाटी, बाल्यावस्था में, युवावस्था में यू आकार की घाटी और वृद्धावस्था में संप्राय मैदान, टेनी प्लेन का निर्माण करती है। इस बात को ध्यान रखना, बाल्यावस्था में अपर्दनकारी शक्तियां वी आकार की घाटी, युवावस्था में यू आकार की घाटी और वृद्धावस्था में संप्राय मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर इसके बाद आप इसका प्रथम अवस्था को लिखिए, प्रथम अवस्था करके, ये अवस्था है, इसके बाद प्रथम अवस्था डाल लीजिए आप। मिटा दो, इसको भी मिटा देता हूँ। प्रथम अवस्था करके डाल लीजिए। प्रथम अवस्था के अंतर्गत इसने क्या माना है देखिए, तो लिखिए इसमें डेविस ने प्रथम अवस्था के अंतर्गत किसी भी भूभाग के तीव्र गति से उत्थान की बात कही है। उत्थान बोला उठना, उत्थान की बात कही है। उनके अनुसार प्रथम अवस्था बाल्यावस्था लिख लीजिए आप। उनके अनुसार प्रथम अवस्था में भूभाग तेज गति से ऊपर उठते हैं और शिखरीय उच्चता को प्राप्त करते हैं। इसकी तुलना में
अपर्दन कार्य अत्यधिक न्यून या नहीं के बराबर होता है। अपर्दन कार्य अत्यधिक न्यून या नहीं के बराबर होता है। देखिए इस अवस्था में इन्होंने अपर्दनकारी शक्तियां V आकार की घाटी, गॉर्ज आदि का निर्माण करती है। लिख लीजिए, इस अवस्था के अंतर्गत किसी भी विभव के उत्थान की बात कहिए, उत्थान तेज गति से होता है, जबकि उत्थान के अलावा जो अपर्दन कार्य है वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से होता है। साथ ही साथ इस अवस्था में अपर्दनकारी जो शक्तियां हैं वो V आकार की घाटी का निर्माण करती है, गोर्ज का निर्माण करती हुई नजर आती है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरी अवस्था जो है, दूसरी अवस्था द्वितीय अवस्था लिखिए, द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था युवावस्था। युवावस्था के अंतर्गत लिखिए, डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र की द्वितीय अवस्था में उत्थान कार्य की तुलना में अपर्दन कार्य तीव्र गति से होता है, जिसके फलस्वरूप शिखरीय उच्चता में कमी आने लगती है। एवं इस अवस्था में U आकार की घाटियों का निर्माण होता है। ठीक है, और एक लाइन और लिख लीजिए, अपर्दन कार्य क्षितिजीय रूप में होता है, क्षितिजीय रूप में होता है। क्षितिजीय रूप का मतलब क्या है, इधर दिख रहा होगा आपको, हमने अभी इनका डायग्राम बनाया था इस तरीके का। तो पहली अवस्था में तो ये था, दूसरी अवस्था में था, दूसरी अवस्था में जो क्षितिजीय रूप में और आई है इस तरीके से अपर्दन कार्य होता है, यानी कि लगभग स्ट्रेट होता है सीधा इस तरीके से। इसके बाद तीसरी अवस्था लिखिए, तृतीय अवस्था वृद्धावस्था। इम्पोर्टेंट है तीसरी अवस्था, कुछ शब्दावलियाँ हैं इसमें 2-3, उनके नाम अपन को याद रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस वजह से। ठीक है, तृतीय अवस्था लिखिए, तृतीय अवस्था वृद्धावस्था। देखिए यह अपर्दन चक्र की, यह डेविस के भौगोलिक अपर्दन चक्र की, भौगोलिक अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है। इसके परिणाम स्वरूप
उत्थित भूभाग, तीव्र गति से अपरदित होकर संप्राय मैदान में बदल जाता है, जिसे डेविस ने पेनीप्लेन नाम दिया है। बीच में कठोर चट्टानों के कुछ टीले पाए जाते हैं, जिसे डेविस ने मोनोड नोक कहा है। ये मोनोड नोक याद रखना और ये पेनीप्लेन शब्द याद रखना। दो शब्द है इसमें, इन दोनों शब्दों को आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, उतार लीजिए इसको। फिर इसके बाद हम इसकी संकल्पना के पक्ष में प्रमाण और आलोचनाओं को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम, चलिए आज का वक्त पूरा हो चुका है, हमारा आधा घंटा हो चुका है। आलोचनाएं और पक्ष में प्रमाण इसके हम कल देखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल के वीडियो में आपको मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। चलिए कल हम मिलते हैं इसकी आलोचनाओं के साथ और इसके पक्ष में प्रमाण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।